देखो, लास्ट वीक मेरे एक दोस्त की कजिन की शादी थी। बड़ी शादी थी, 500 लोग, डिजाइनर लहंगा, केटरिंग, बैंड, डीजे, फ्लावर्स एवरीवेयर। टोटल बिल रफली 40 लाख रुपए। और मुझे जेन्युइनली क्यूरियस था, कितना यूपीआई हुआ, कितना कार्ड हुआ। तो मैंने पूछा। उसने मुझे ऐसा देखा जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया हो। फिर स्लोली बोला, यार, ज्यादा से ज्यादा 3-4 लाख रुपए ऑनलाइन होगा, बाकी सब तुम समझते हो ना। और मैं समझ गया, क्योंकि हम सब समझते हैं। माई नेम इज आयुष, और मैं अपना काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूं इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में सोचने में, स्पेसिफिकली ये समझने में कि हम इंडियंस पैसे के साथ कैसे बिहेव करते हैं, क्यों करते हैं, और इसका हमारे फ्यूचर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। अगर तुम भी वो इंसान हो जो सोचता है कि इंडिया डिजिटल हो गया है, यूपीआई आ गया है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया है, लेकिन फिर भी तुम्हारे आसपास सब कुछ कैश में ही होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करना अगर ये तुम्हारी हेल्प करे। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सब देखते हैं, फील करते हैं, कभी कभी पार्टिसिपेट भी करते हैं, लेकिन खुल के बात नहीं करते। इंडिया का कैश इकोनॉमी, वो इनविजिबल फाइनेंशियल वर्ल्ड जो ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एक्चुअली इस देश की इकोनॉमी का एक मैसिव हिस्सा है। पहले एक बात सीधी कर लेते हैं। सब बोलते हैं इंडिया डिजिटल हो गया है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस 2026 में 18,000 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं एनुअली। फोन पे, जीपे, पेटीएम, हाँ, ये सब रियल है। लेकिन सच ये है कि इंडिया अभी भी दुनिया के सबसे बड़े कैश डिपेंडेंट इकोनॉमीज में से एक है। आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में करेंसी इन सर्कुलेशन अभी भी जीडीपी का रफली 12-13% के आसपास है। कंपेयर करो स्वीडन से, जहां ये 1% से भी कम है, या फिर यूएस से, जहां ये अराउंड 8% है। और इंडिया में वी आर टॉकिंग अबाउट 35 लाख करोड़ से ज्यादा कैश जो लिटरली फिजिकली लोगों के हाथ में, अलमेराज में, मैट्रेसेस के नीचे सर्कुलेट हो रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक पैरेलल इकोनॉमी है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स हैं या नहीं, क्वेश्चन ये है, डिस्पाइट सब कुछ इंडिया स्टिल रन्स ऑन कैश, क्यों? और यहां पे गेम चेंज होता है। पहले बात करते हैं सबसे ऑब्वियस जगह से, इंडियन वेडिंग्स। देखो, इंडियन वेडिंग कोई इवेंट नहीं है, ये एक फाइनेंशियल ऑपरेशन है। एक एवरेज मिडिल क्लास इंडियन वेडिंग का बजट होता है रफली 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए के बीच, और अपर मिडिल क्लास में ये इजीली 1 करोड़ क्रॉस कर जाता है। अब सोचते हैं ये पैसे कहां जाते हैं? केटरर कैश, डेकोरेटर कैश, डीजे कैश, पंडित जी डेफिनेटली कैश, मेकअप आर्टिस्ट कैश, फोटोग्राफर 50% एडवांस ऑनलाइन, 50% बाद में कैश, टेंट वाला कैश, बारात की बसेस कैश, शादी में आने वाले रिलेटिव्स जो लिफाफा देते हैं कैश, ज्वेलरी का एक हिस्सा कैश। और ये सब ऑफिशियली कहां रिकॉर्ड होता है? कहीं नहीं। हियर्स द थिंग, ये सिर्फ टैक्स इवेजन के बारे में नहीं है। हाँ, वो एक फैक्टर है, लेकिन इससे बड़ा रीजन है ये इकोसिस्टम ऐसे ही चलता आता है। वेंडर्स को कैश चाहिए क्योंकि उनके वेंडर्स को कैश चाहिए, और उनके वेंडर्स को कैश चाहिए क्योंकि उन्हें लेबर पे करना है जो कैश में काम करता है। ये एक चेन है, एक सेल्फ सस्टेनिंग कैश लूप। और फैमिली का प्रेशर अलग ही लेवल का होता है। बेटा, 50,000 रुपए का लिफाफा लेके जाना, लोगों को पता चलेगा हम कौन है। और वो 50,000 किसी बैंक अकाउंट से नहीं आया, वो तो पापा ने पिछले 6 महीने से एक अलमारी में रख के छोड़े थे। मतलब इंडियन वेडिंग्स अकेले ही एक पैरेलल कैश इकोनॉमी बनाते हैं जो अनअकाउंटेड है, अनमेजर है, और ऑनेस्टली अनटचेबल भी है। अब आओ रियल एस्टेट पे, क्योंकि यहां पे एक्चुअली दिमाग घूमने लगता है। रियल एस्टेट इंडिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल सेक्टर है, और कैश यहां पे इतना डीपली एम्बेडेड है कि अलग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। सुनो, एक डील होती है, ऑफिशियली रजिस्ट्री होती है एक अमाउंट पे, लेट्स से 50 लाख रुपए ऑफिशियली दिखाया, लेकिन एक्चुअल डील 80 लाख में हुई, तो बाकी 30 लाख ब्लैक मनी, कैश, हाथ से हाथ में। ये प्रैक्टिस इतनी कॉमन है कि इसके लिए एक टर्म भी है, व्हाइट और ब्लैक कंपोनेंट। ये ओपनली डिस्कस होता है प्रॉपर्टी डीलर्स के बीच। सर, कितना व्हाइट रखें, कितना ब्लैक? नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है ये इंडस्ट्री में। अब तुम सोच रहे होगे ये सिर्फ रिच लोगों की चीज है, मेरे से क्या लेना देना? नहीं यार, ये तुमसे भी रिलेटेड है, डायरेक्टली। अगर तुम कभी टीयर 2 या टीयर 1 सिटी में घर खरीदने की सोचोगे, और ऑनेस्टली मोस्ट ऑफ अस यही ड्रीम करते हैं, तो तुम इस सिस्टम का हिस्सा बनने वाले हो, क्योंकि सेलर को ब्लैक कंपोनेंट चाहिए, और अगर तुम नहीं दोगे तो कोई और देगा। मार्केट ऐसे ही काम करता है। और इसका इंपैक्ट क्या है? बहुत बड़ा। एक, तुम ऑफिशियली उस प्रॉपर्टी की सही वैल्यू क्लेम नहीं कर सकते। कैपिटल गेन्स के टाइम पे तुम्हें ऑफिशियली इतना ही प्रॉफिट दिखेगा जितना वाइट था। ऑफिशियली तुम लॉस में भी हो सकते हो, लेकिन एक्चुअली प्रॉफिट में। दो, बैंक लोन उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट फुल वैल्यू पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफिशियल वैल्यू कम है। तीन, प्रॉपर्टी मार्केट में प्राइस डिस्कवरी ब्रोकन है। किसी को पता नहीं कि एक्चुअली क्या चीज कितने में बिकती है, क्योंकि रियल प्राइस कभी ऑफिशियली रिकॉर्ड ही नहीं होती। ये एक सिस्टम है जो अपने आप को सस्टेन कर रहा है, और हम सब उस सिस्टम के अंदर हैं, चाहे हम एक्नॉलेज करें या ना करें। अब बात करते हैं स्मॉल बिजनेसेस की, और ये पार्ट एक्चुअली मुझे पर्सनली फैसिनेटिंग लगता है। इंडिया में ऑफिशियली 63 मिलियन एमएसएमईज हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ये इस देश की बैकबोन है, एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा सोर्स, जीडीपी का सिग्निफिकेंट पोर्शन, और इनमें से एक बड़ा हिस्सा अभी भी लार्जली कैश ऑपरेट करता है। क्यों? रीजन नंबर 1, जीएसटी और टैक्स का डर। एक छोटा किराना स्टोर ओनर अगर वो सब कुछ ऑफिशियली रिकॉर्ड करे तो उसका टैक्स बर्डन बढ़ जाता है। उसका अकाउंटेंट चाहिए होगा, रिटर्न्स फाइल करने होंगे, कंप्लायंस का एक पूरा मशीनरी सेटअप करना पड़ेगा, जिसके लिए ना टाइम है ना रिसोर्सेज हैं। रीजन नंबर 2, कैश फ्लो फ्लेक्सिबिलिटी। कैश से काम करते वक्त वो अपने सप्लायर को तुरंत पे कर सकता है, लोन लेने की जरूरत नहीं, इंटरेस्ट नहीं, पेपर वर्क नहीं, सीधा डील। और ये इंपॉर्टेंट है, लेबर।
इंडिया में एक बड़ा वर्कफोर्स अभी भी डेली वेज पे काम करता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, स्मॉल फैक्ट्री वर्कर्स, इन्हें कैश चाहिए आज अभी। बैंक ट्रांसफर से उनका काम नहीं चलेगा क्योंकि उनका बैंक अकाउंट नहीं है, या है तो प्रॉपरली फंक्शनल नहीं है, या नियरेस्ट एटीएम 15 किलोमीटर दूर है। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। डीमोनेटाइजेशन 2016 में ऑफिशियली इसी कैश इकोनॉमी को ब्रेक करने के लिए आई थी। 500 और 1000 के नोट्स ओवरनाइट बंद हो गए। सरकार का लॉजिक था ब्लैक मनी बाहर आएगा, कैश इकोनॉमी श्रिंक होगी। क्या हुआ? शॉर्ट टर्म में सीरियस पेन। जीडीपी ग्रोथ डिप की, इनफॉर्मल सेक्टर हिट हुआ, छोटे बिजनेस बंद हो गए, डेली वेज वर्कर्स के पास लिटरली कुछ नहीं था एक पीरियड के लिए। और लॉन्ग टर्म में आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग डीमोनेटाइजेशन के 2-3 साल के अंदर कैश सर्कुलेशन वापस प्री डीमोनेटाइजेशन लेवल्स पे आ गई और उसके बाद भी बढ़ती गई। मतलब कैश इकोनॉमी एक जिंदा चीज की तरह है। तुम इसे दबा सकते हो टेम्परेरीली, लेकिन जब तक अंडरलाइंग रीजंस एग्जिस्ट करते हैं वो वापस आएगी। तो यार ये सब सुनने के बाद एक ऑब्वियस क्वेश्चन है, क्या ये सिर्फ करप्शन की वजह से है? सच बोलो तो पार्शियली हाँ। टैक्स इवेजन एक रियल थिंग है। कुछ लोग जेन्युइनली इस सिस्टम को अब्यूज करते हैं और करते रहे हैं, लेकिन ये पूरी पिक्चर नहीं है। और अगर हम सिर्फ यही सोचते रहे तो हम मिस कर रहे हैं एक डीपर ट्रुथ। बहुत ज्यादा कैश इकोनॉमी का एक बड़ा रीजन है ट्रस्ट डेफिसिट। इंडिया में लोगों का बैंकिंग सिस्टम पे ट्रस्ट हिस्टोरिकली कॉम्प्लिकेटेड रहा है, स्पेशली ओल्डर जनरेशन का। पैसे बैंक में रख दो तो क्या गारंटी है? ये सिर्फ पैरानोया नहीं है। इनकी जनरेशन ने बैंक फेलियर्स देखे हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स डूबते देखे हैं, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखी है। दूसरा रीजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन अभी भी कंप्लीट नहीं है। जनधन अकाउंट्स हैं 50 करोड़ से ज्यादा, लेकिन एक्टिव यूसेज वो नंबर बहुत कम है। अकाउंट होना और अकाउंट यूज करना दो अलग चीजें हैं। तीसरा रीजन, और ये मुझे पर्सनली सोचने पे मजबूर करता है, इनफॉर्मेलिटी इस देश का एक फीचर है, बग नहीं। मतलब क्या? मतलब ये कि इंडिया की इकोनॉमी एक फॉर्मल सिस्टम की तरह नहीं चल सकती जब तक उसके लिए एक फॉर्मल सपोर्ट स्ट्रक्चर ना हो। अगर एक मैकेनिक ऑफिशियली अपनी इनकम डिक्लेयर करे तो उसे फॉर्मल क्रेडिट मिलना चाहिए, उसकी इनकम फॉर्मली वेरीफाई होनी चाहिए, उसका सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए। जब तक ये सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, इनफॉर्मेलिटी से वो सेफर है। इट्स नॉट दैट ही डजंट वांट टू बी फॉर्मल, इट्स दैट द फॉर्मल सिस्टम हैजंट मेड स्पेस फॉर हिम। अब रियल नंबर्स की बात करते हैं, जो कि मैथ्स से चीजें क्लियर होती हैं। इंडिया की शैडो इकोनॉमी ये कंटेस्टेड फिगर है, लेकिन एस्टिमेट्स रफली 20 to 27% ऑफ जीडीपी के आसपास हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स भी सिमिलर रेंज में रहे हैं हिस्टोरिकली। जीडीपी 2026 में रफली $4 ट्रिलियन के आसपास है इंडिया का। अगर शैडो इकोनॉमी 20% भी है तो हम बात कर रहे हैं $800 बिलियन की एक इकोनॉमी की, जो ऑफिशियली मेजर ही नहीं होती। ये जर्मनी की जीडीपी से भी ज्यादा है। एक और नंबर, इंडिया में डायरेक्ट टैक्स पेयर्स सीबीडीटी के डेटा के अकॉर्डिंग रफली सिर्फ 7-8 करोड़ लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं। पॉपुलेशन 140 करोड़ की है, मतलब एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी या तो इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है या वो सिस्टम के बाहर है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग कमा नहीं रहे, कुछ तो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन वो अर्निंग्स कभी ऑफिशियली रिकॉर्ड ही नहीं होती। तो ये सब तुम्हारे लिए प्रैक्टिकली क्या मतलब रखता है? यहाँ पे हम रियल टॉक करते हैं। अगर तुम एक सैलरीड एम्प्लॉई हो, तुम ऑलरेडी फुल्ली फॉर्मल इकोनॉमी में हो, तुम्हारी टीडीएस कट होती है, तुम्हारा पीएफ जाता है, सब कुछ ट्रैक्ड है, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन अगर तुम फ्रीलांसर हो, स्मॉल बिजनेस ओनर हो या कोई साइड इनकम है, तो तुम उस ग्रे जोन में हो जहां चॉइसेस एग्जिस्ट करती हैं। और यहां पे मैं तुम्हें क्लियरली बोलना चाहता हूं, शॉर्ट टर्म में कैश कन्वीनियंट लगता है, लॉन्ग टर्म में ये तुम्हें नुकसान करता है। क्यों? क्योंकि जब तुम कभी घर खरीदने की सोचोगे, बैंक तुम्हारा इनकम प्रूफ मांगेगा। अगर तुम्हारी इनकम ऑफिशियली शो नहीं होती तो लोन मिलेगा ही नहीं या मिनिमम में मिलेगा। जब तुम स्टार्टअप के लिए फंडिंग ढूंढोगे, इन्वेस्टर तुम्हारा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेगा। अगर अकाउंट्स इनफॉर्मल हैं, तुम एलिजिबल ही नहीं होगे। जब तुम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए, क्रेडिट स्कोर, इनकम प्रूफ सब फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन पे डिपेंड करता है। ये एक ट्रैप है। कैश इकोनॉमी शॉर्ट टर्म में फ्रीडम देती है, लॉन्ग टर्म में ये तुम्हारी फाइनेंशियल मोबिलिटी लिमिट करती है। अब एक साइकोलॉजिकल एंगल भी देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कैश के साथ एक अलग रिलेशनशिप होता है साइकोलॉजिकली। रिसर्च, और ये ग्लोबली प्रूवन है, ये बताता है कि लोग कैश स्पेंड करते वक्त ज्यादा फील करते हैं। फिजिकली पैसे हाथ से निकालते वक्त एक पेन होता है, यूपीआई से पे करते वक्त वो पेन ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स ये है, जो लोग प्राइमरीली कैश यूज करते हैं वो एक्चुअली समटाइम्स बेटर स्पेंडर्स होते हैं इन वन सेंस, क्योंकि दे फील द मनी लीविंग देयर हैंड्स। लेकिन दूसरी साइड ये है कि कैश होते वक्त अकाउंटेबिलिटी जीरो होती है। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं। महीने के एंड में पूछो कितना खर्चा हुआ, पता नहीं यार कब कहाँ गया सब। जब सब कुछ डिजिटल होता है, तुम्हारे पास डेटा होता है, तुम पैटर्न्स देख सकते हो, तुम डिसीजंस बेटर ले सकते हो। ये एक वजह है कि फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल फाइनेंशियल प्लानिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है प्राइमरीली कैश बेस्ड लाइफ में। और अब आता है वो एंगल जो हम रेयरली डिस्कस करते हैं, जनरेशनल शिफ्ट। यार सच में देखो तो यंगर इंडिया ऑलरेडी शिफ्ट कर रहा है। 18 to 30 एज ग्रुप में यूपीआई अडॉप्शन ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है अर्बन एरियाज में। एक 22 साल का कॉलेज स्टूडेंट स्विगी पे ऑर्डर करता है, स्पॉटिफाई सब्सक्राइब करता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए पे करता है, सब डिजिटल। लेकिन, और ये बड़ा लेकिन है, जब वही 22 साल का बंदा अपने फैमिली के फाइनेंशियल डिसीजंस में इन्वॉल्व होता है, शादी होती है, प्रॉपर्टी खरीदनी होती है, वो वापस वही ओल्ड सिस्टम में आ जाता है। क्योंकि सिस्टम अभी भी वही है। चेंज जनरेशनल लेवल पे हो रहा है, लेकिन स्लोली। और जब तक पूरी इकोनॉमी फॉर्मली इंटीग्रेट नहीं होती, एक फुट डिजिटल वर्ल्ड में और एक फुट कैश वर्ल्ड में, यही हाल रहेगा। तो अब मैं तुम्हें एक ऑनेस्ट पिक्चर देता हूं कि इंडिया का कैश इकोनॉमी फ्यूचर में कहां जाएगी। सिनेरियो 1, ग्रेजुअल फॉर्मलाइजेशन।
जीएसटी एक बड़ा स्टेप था। इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम बिजनेसेस को इंसेंटिवाइज करता है कि वो अपने सप्लायर से फॉर्मल बिल लें। ये स्लोली रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है। टाइम लगेगा 10-20 साल, लेकिन डायरेक्शन सही है। सिनेरियो 2, टेक्नोलॉजी एज अ ब्रिज। ओएनडीसी, अकाउंट एग्रीगेटर्स, यूपीआई क्रेडिट, ये सब एक फॉर्मल फाइनेंशियल आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश है उन लोगों के लिए जो अभी इनफॉर्मल हैं। अगर ये स्केल करता है, एक किराना स्टोर ओनर भी अपनी जीएसटी हिस्ट्री से लोन ले सकता है। ये जेन्युइनली गेम चेंजिंग होगा। सिनेरियो 3, और ये मुझे थोड़ा कंसर्न करता है, कैश बैन करना। देखो, फोर्स्ड फॉर्मलाइजेशन हिस्टोरिकली बैकफायर करती है जब इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं होता। डीमोनेटाइजेशन का एग्जांपल हमारे सामने है। अगर तुम सिस्टम को ओवरनाइट चेंज करते हो बिना अंडरलाइंग सपोर्ट स्ट्रक्चर के, तो जो लोग सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं वो होते हैं सबसे वल्नरेबल, सबसे इनफॉर्मल वर्कर्स। सो द आंसर इज नॉट बैन कैश, द आंसर इज मेक फॉर्मल बेटर। और यहां पे मैं तुमसे सीधा बात करता हूं। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, चांसेस हैं तुम एजुकेटेड हो, अर्बन या सेमी अर्बन हो, तुम्हारे पास स्मार्टफोन है, तुम फाइनेंशियल कंटेंट कंज्यूम करते हो, तुम ऑलरेडी फॉर्मल इकोनॉमी के ज्यादा पास हो बाकी बहुत लोगों से। और तुम्हारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है खुद के लिए। अपनी इनकम फॉर्मल करो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कोई अनयूजुअल हीरो बनो, मैं कह रहा हूं प्योरली सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। फॉर्मल इनकम, ज्यादा लोन एलिजिबिलिटी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एक्सेस, ज्यादा क्रेडिट स्कोर, ज्यादा फ्रीडम लॉन्ग टर्म में। अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करो। कैश स्पेंड करते हो तो भी नोट करो। ऐप यूज करो, डायरी यूज करो, कुछ भी, लेकिन ट्रैक करो। क्योंकि जो ट्रैक नहीं होता वो मैनेज नहीं होता। और अगर तुम बिजनेस में हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक एनिमी नहीं है। हाँ, कंप्लायंस कॉस्ट है, लेकिन फॉर्मल आइडेंटिटी एक एसेट है। बैंक क्रेडिट, गवर्नमेंट टेंडर्स, लार्जर क्लाइंट्स सब फॉर्मल बिजनेसेस के लिए प्रेफर करते हैं। एक लास्ट चीज, इंडिया का कैश इकोनॉमी एक जजमेंट नहीं है। ये सेंचुरीज ऑफ हैबिट, डिस्ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स और सर्वाइवल मैकेनिज्म्स का रिजल्ट है। लोगों को जज करना आसान है, ये सब ब्लैक मनी वाले हैं, लेकिन रियलिटी बहुत ज्यादा नुआंस्ड है। एक 500 रुपीज डेली कमाने वाला कंस्ट्रक्शन वर्कर जो कैश में रिसीव करता है, वो क्रिमिनल नहीं है। वो सिंपली उस सिस्टम में एग्जिस्ट करता है जो उसके लिए एग्जिस्ट करता है। एक वेडिंग प्लानर जो 60% कैश एक्सेप्ट करता है, वो अकेला करप्ट नहीं है। वो उस इकोसिस्टम में काम कर रहा है जो कैश एक्सपेक्ट करता है। चेंज तब आता है जब ऑल्टरनेटिव्स बेटर बनते हैं, फास्टर, चीपर, मोर एक्सेसिबल, मोर ट्रस्टवर्दी। और वो चेंज हो रहा है, स्लोली, मेसिली, इम्परफेक्टली, लेकिन हो रहा है। अगर तुम 2026 में इंडिया की इकोनॉमी को समझना चाहते हो, तो सिर्फ यूपीआई नंबर्स मत देखो, वो इनकम्प्लीट पिक्चर है। पूरी पिक्चर देखनी है, जो डिजिटल है, जो कैश है और जो बीच में है। क्योंकि तभी तुम एक्चुअली समझोगे ये देश कैसे काम करता है, और तभी तुम अपने लिए बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाओगे। अगर तुम आज ये समझ गए, तो ऑनेस्टली तुम ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो। क्योंकि ज्यादा लोग ये सोचते ही नहीं, वो बस सिस्टम के अंदर बह जाते हैं, विदाउट एवर क्वेश्चनिंग इट, विदाउट एवर सीइंग द फुल पिक्चर। तुम देख रहे हो, और यही काफी है स्टार्ट करने के लिए। चैनल सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के रियल एस्टेट ब्लैक मनी से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, हवाला सिस्टम, हाउ मनी मूव्स अक्रॉस बॉर्डर्स विदाउट मूविंग एट ऑल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और अपने पैसों का भी।